गुरु जरूर होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम खास मुलाकात में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के बारे में बता देना चाहते हैं कि चाहे कैसे भी सवाल हों, मेरा भी पाला इनसे पड़ चुका है, चाहे कैसे भी सवाल हों, जवाब इतनी तत्परता से और इतनी चतुराई से देते हैं कि इनका कायल हुए बिना रहा नहीं जा सकता। तो चर्चा की शुरुआत हम जब ऐसे शख्स से सवाल और जवाब लेंगे तो सबसे पहले तो मन में उत्सुकता यही जगेगी कि हम जाने कि इनका जो जीवन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बाल्यकाल कैसा रहा, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और युवा होने के बाद इनकी और ग्रेजुएशन और डिग्रियां कहाँ से हासिल की, कहाँ इन्होंने सेवाएं की, ये तमाम बातें हैं जो आज हम अपने इस खास मुलाकात कार्यक्रम में इनसे करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम कैप्टन साहब आपसे करते हैं। अपने बारे में बताइए, अपने जीवन के बारे में बताइए। बिल्कुल कुशवा जी, मैं एक साधारण परिवार से निकला हुआ हूँ। मूल निवासी मध्य प्रदेश का भिंड जिला पड़ता है। उसमें हमारा एक गांव है जहाँ सभी जाति समाज के लोग रहते हैं। भदौरिया ज़्यादा हैं, उसमें ब्राह्मण समाज के भी हैं, अन्य समाज के हैं। वहाँ से हमारी जन्म हुआ। वहाँ वही बेसिक शिक्षा वहीं गांव से हुई। उसके बाद थोड़ी जब युवा अवस्था में आए तो शिक्षा के लिए हम बाहर निकले। फिर हमने भिंड में करी, भिंड के बाद ग्वालियर में करी, ग्वालियर के बाद फिर हम राजस्थान में चले गए और वहीं से हमने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। आर्मी की हमारी शॉर्ट सर्विस रही है और कारगिल के बाद हम मेडिकल बोर्ड से, क्योंकि वहाँ हमारी इंजरी हो चुकी थी, इसलिए मेडिकल बोर्ड पे हम आ गए। सर्विस 10 साल कुछ समय सर्विस करके और मेडिकल बोर्ड पे हम आर्मी से आ गए थे। तो यहाँ से उसके पहले भी मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, संघ से जुड़ा रहा हूँ। मेरा संघ का मेरा बहुत पुराना संघ है, साथ है। संघ की विचारधारा हमारे शुरू से रग रग में दिमाग में बसी हुई थी। आर्मी में जाने के बाद भी हमने कभी संघ की विचारधारा से मैं नहीं अपने आप को हटाऊं। तो आर्मी में भी जब आते, हम छुट्टी आते थे, जब समय मिलता था तो बिल्कुल संघ की जो शाखाएं होती थी उनमें हम जरूर जाते थे, उनमें बैठा करते थे, क्योंकि वहां से एक बहुत अच्छी विचारधारा निकल के आती है, बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर थी। मगर आर्मी में जाने के बाद हम इतना समय नहीं दे पाए जितना देना चाहिए। मगर जब वहां से हम वापस आ गए तो हमने फिर आके अपनी आर्मी के बाद देश के सेवा तो कर ही आए थे, हमने अब समाज की सेवा भी करा जाए। तो उस टाइम से फिर हम समाज सेवा में लग गए। तब से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब हम जुड़े थे बीजेपी में तब बीजेपी का जनाधार इतना नहीं था, बहुत कम जनाधार था। टोटली हमारे 3 या 4 जो है ना सांसद केंद्र में हुआ करते थे। पहली हमारे मुन्ना सिंह विधायक हैं अटेच क्षेत्र के, उनको हमने पहला चुनाव लड़ा था, उसमें हमने सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती राजदूत, वो भी पुरानी मोटरसाइकिल थी। तो हम साथ साथ मोटरसाइकिल में बैठ के वो आम जनता के बीच में निकला करते थे। काफी समय हो गया। ये जो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था उससे भी पुरानी बात है। उस टाइम मैं आर्मी में ही था, मगर छुट्टी के दौरान मैंने आके अपना जो समाज के प्रति जो कर्तव्य था वो निभाया। फिर जब आर्मी से आ गए तो पूर्ण रूप से मैं बीजेपी का एक सिपाही बन गया और तब से लेके आज दिन तक अपने जब तक मध्य प्रदेश में रहा, यहाँ सक्रिय भूमिका निभाई। विभिन्न पदों पे भी रहा हूँ मैं, प्रदेश के पदों पे रहा हूँ, जिलों के पदों पे रहा हूँ। अब मैं जब से केंद्र में पहुंचा हूँ तो राष्ट्रीय मीडिया में अपनी पार्टी का पक्ष रखता हूँ और बस यही मेरा कर्तव्य है
कि राष्ट्र के प्रति अपना योगदान हरदम देता रहता हूं। और बीजेपी, अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा आपको कि हमें बीजेपी हमने क्यों चुनी। क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है, जो विचार है, वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा है। बीजेपी ने आज दिन तक कभी ऐसी कोई शब्द नहीं करे, ऐसी कोई विचार नहीं रखे जो देश के विरोध में कहे हो, देश से हटके बात करी हो। एक विचारधारा जो बीजेपी की है वो हमारे दिल में और दिमाग में ऐसी बैठी कि हम उस सोच के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते। तो इसी तरह से हाँ, हमारे बहुत अच्छे आए। हमने माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी, उनके साथ भी काम किया है। उसके बाद हमने अपने संगठन में एक से एक अच्छे नेता थे, उनके साथ काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ हमने उस टाइम काम किया था जब वो सक्रिय भूमिका में संगठन में रहा करते थे। हालांकि ज्यादा मैं उनके साथ में नहीं रहा हूं, मगर जब भी जितना भी समय मिला है उनके साथ काम किया है। तो मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा। आज जिस तरह से वो 18 से 20 घंटा काम कर रहे हैं, उस टाइम तो मैं उनको कभी सोते हुए नहीं देखता था। 24 घंटा संगठन का काम करते थे। मेरे को उसी दिन लग गया था कि ये देश के प्रधानमंत्री, देश का नेतृत्व एक दिन जरूर करेंगे। जिस इंसान की कार्यशैली इतनी बड़ी हो, जिस इंसान को मैंने देखा है एक छोटा सा झोला लेके, एक कुर्ते पाजामे में संगठन के और देश के काम में लगे रहते थे, वो दिन मैंने मोदी जी का देखा था। आज मुझे वही दिन याद आते हैं कि और जो मैंने सोचा था वो आज हो चुका है कि मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आज के देश का नेतृत्व वो इस तरह से कर रहे हैं कि आज दिन तक कोई कर नहीं पाया है। आज हमारा देश उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी ये बड़े बड़े धनाढ़ देश है, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये हमारे देश को किस तरह से तवज्जो दिया करते थे। हमारे प्रधानमंत्री अगर जाते थे तो खड़े रहते थे, उनको ठीक से सम्मान भी नहीं मिलता था। आज वही उन्हीं राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष, आपने देखा होगा कि G20 की समिट में किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के साथ आगे पीछे चल रहे हैं। ये सारी दुनिया ने देखा, इस बात को सारी दुनिया ने देखा। लेकिन एक बात और भी मैं जानना चाहता हूं कि आप आर्मी में रहे, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप आर्मी में रहे, और हमें लग रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि बीजेपी से इतर जो सरकारें थी, उस समय आर्मी की स्थिति, इस समय आर्मी की स्थिति में क्या अंतर आप देख पाते हैं? कुशवा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने लिया है। मैं आपकी सोच को दाद दूंगा कि आप वाकई में बहुत एक बेहतरीन एंकर हैं। आप हर उस पहलू को छूते हैं जो शायद जो यहाँ वक्ता, जो भी प्रवक्ता आते हैं, सोच नहीं पाते। आपने बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि ये देश की रक्षा के प्रति एक सवाल है। मैं बिल्कुल, कांग्रेस के शासनकाल में ही मेरी ज्यादा से ज्यादा सर्विस रही है। आर्मी उस टाइम भी कमजोर नहीं थी, उस टाइम भी आर्मी का मनोबल डाउन नहीं था। उस टाइम भी आर्मी मनोबल से इतनी भरी हुई होती थी, बहुत ज्यादा। मगर कमी थी तो बिल्कुल उस टाइम की सरकारों की कमी थी। सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। चाइना के साथ हमारा जो सन 62 में जो वार हुआ, एक हथियार के साथ हमारे 10-10 जवान लड़ रहे थे, मगर हिम्मत नहीं हार रहे थे। 10-10 दिन के भूखे घूम रहे थे, मगर हिम्मत नहीं हार रहे थे। एक एक जवान चाइना के 20-20 जवानों को मार रहा था। ये कहानियां आपने देखी होगी। मेजर जसवंत सिंह, उनको बाद में मेजर का पद दिया गया है, वो एक हमारे आर्मी सोल्जर हुआ करते थे। उन्होंने सीला टॉप, जो अरुणाचल के पास में है, बीच में पड़ती है, जहां 2400 घंटा वहां बर्फ के अलावा और कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन वहां बिल्कुल नहीं मिलता। उस पे उन्होंने 5-6 दिन, उनको जबकि कहा गया था कि आप पोस्ट छोड़ दें, मगर उन्होंने पोस्ट नहीं छोड़ी थी। सिर्फ अकेले इस तरह से चाइना को रोक के रखा था कि चाइना को यह नहीं पता चल रहा था कि हाँ एक आदमी लड़ रहा है हमसे या पूरी ब्रिगेड लड़ रही है, क्योंकि उन्होंने चारों तरफ हथियार कहीं इधर से फाड़ दे रहे, कहीं इधर से फाड़ दे रहे, और चाइना वाले समझ नहीं पाए। तो हमारी आर्मी का मनोबल शुरू से ही बहुत बड़ा रहा है, मगर सरकारों का नहीं रहा है। उस टाइम हमारे पास उस टाइम ना अच्छे इक्विपमेंट थे, ना हमारे पास अच्छा क्लोथिंग हुआ करता था, और अम्लीसन भी इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। आपने सुना होगा, जनरल बीके सिंह थे, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जनरल होते हुए कि अगर आज लड़ाई लग जाए तो हमारे पास 3 दिन से चौथे दिन का अम्लीसन नहीं है। ये कांग्रेस कार्यकाल की बात है, और उन्होंने जनरल रहते हुए दिया था। तो बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि जब से लेके आज बहुत बदलाव आया है। हमारे सैनिक
लाइफ जैकेट के लिए शहीद हो जाते थे। लाइफ जैकेट नहीं होती थी हमारे पास। आज वही लाइफ जैकेटें हमारे यहाँ पूरी तरह से बन रहा है, जो है ना, उनका निर्माण हो रहा है। तो हमारे सैनिकों पे तो है ही, अर्ध सैनिकों पे है, और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की एक इच्छा शक्ति है। आज हमारे यहाँ अच्छे टैंक बनाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ आज फाइटर विमान बन रहे हैं, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे टैंक बन रहे हैं, और हमारे यहाँ जिस तरह से असॉल्ट राइफलों का आज निर्माण हो रहा है। आज आपके मध्य प्रदेश में भी मैं बताना चाहूंगा, ये सिक्योरिटी की बात है, नाम नहीं लेना चाहूंगा जगह का, आपके मध्य प्रदेश में भी एक कंपनी लगी है, वहां भी हथियारों का निर्माण हो रहा है चंबल क्षेत्र में। तो मैं यही कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की एक इच्छा शक्ति है जो उन्होंने करके दिखाई। आज आर्मी को सशक्त बनाया है और इस देश को बनाया है। जिस तरह से आज देश वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बनी है, तो ये कोई छोटी पूरी बात नहीं है। पहले की सरकारें ये नहीं सोच सकी। पहले की सरकारें तो आर्मी को ही लाइक नहीं करती थी। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा, जब देश आजाद हुआ था उसके कुछ समय बाद नेहरू जी के कुछ शब्द थे जो उनसे कहा गया कि आर्मी को थोड़ा बढ़ाएं। तो नेहरू जी ने कहा था कि आर्मी की हमें जरूरत ही नहीं, आर्मी को क्या करना है, अगर काम है तो पुलिस से चला लेंगे। मगर मैं इसके लिए फिर ना कहते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान उस टाइम अगर कश्मीर में अटैक ना करे तो शायद ये आर्मी की वैल्यू भी नहीं समझते। और जब पाकिस्तान के टेरर, हमारे टाइम में बहुत टेररिज्म था, जब मेरी पोस्टिंग ज्यादा से ज्यादा जम्मू में रही है, इतना टेररिज्म था, अगर वो हमारे ऊपर फायर खोल देते थे, मुझे इतना अधिकार नहीं था कि मैं जवाबी फायर कर सकूं। मगर आज के समय में अगर हमारे सैनिक पे गलती से किसी ने फायर खोल लिया तो वो तब तक फायर बंद नहीं करता जब तक सामने डेड बॉडी नहीं पड़ी होती है। तो ये बदलाव आया है जब से, और अब की आर्मी में और तब की आर्मी में। चाहे जितना भी बदलाव हो जाए, कुछ न कुछ कमियां तो रहती ही हैं। और आप आर्मी में थे तो इस बात को महसूस भी करते होंगे। तो जो इस समय कुछ खामियां, कुछ थोड़ी बहुत खामियां अगर जो दिखाई देती हैं, तो क्या आप सरकार को अवगत कराते हैं? बिल्कुल। मैं हर डिबेट में, अगर मैं ये नहीं कि खाली सरकार के पक्ष की बात करता रहूं, अगर मुझे कहीं कोई कमी नजर आती है कि सरकार में कोई कमी पेशी है, तो मैं अपनी डिबेट के माध्यम जरूर सरकार तक पहुंचाता हूं बात। और वैसे ऐसा कुछ मुझे नजर आता नहीं है कि आप देखिए कि बरसों का रुका हुआ मुद्दा वन रैंक वन पेंशन, जो ORP बोलते हैं, वो किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा सरकार रही, फिर उनकी गठबंधन UPA सरकार रही, मगर इस मुद्दे पे वो कभी नहीं आए। मगर नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उनने पहले ही कार्यकाल में इस मुद्दे को उठाया, और इसको जो है ना आज जनता के सामने है कि आज सारा हिंदुस्तान का जितना एक्स मैन है बहुत खुश है। आज हम वन रैंक वन पेंशन में उसका पूर्ण लाभ उठा रहे हैं, तो बहुत खुश है। तो ये एक इच्छा शक्ति होती है। और फिर मैं कहूँ, एक बात और कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ये ORP वाला ही नहीं, उन्होंने हर उस मुद्दे को छुआ है जिसको ये सरकारें, पिछली सरकारें देखना और छूना भी नहीं चाहती थी। उस पे उन्होंने इच्छा शक्ति अपनी जाहिर की और देश के सामने लेके आए। वो देश हित में है। मैं एक आपको और बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र में आए, तो सरकारी बंगले हैं दिल्ली में, बहुत सारे बंगले हैं। तो कुछ बंगले ऐसे थे 2 से 2.5 हजार, जिनमें वो लोग रह रहे थे जिनका ना तो कोई सरकार से सरोकार था, ना कोई राजनीतिक पार्टियों के वो नेता या मंत्री और सांसद विधायक थे, मगर वो सिर्फ उसमें 30-40 से इसलिए रह रहे थे कि कांग्रेस की जय जयकार करते थे। कहीं ना कहीं NGO बना के देश का पैसा उसमें जा रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसी चीज पे तो कंट्रोल किया आगे कि देश का पैसा देश के विकास में लगेगा, कि इसको कोई रेवड़ी नहीं है जो किसी को भी बांट दिया जाएगा। तो पहले आपने देखा होगा कहां देश में विकास हो रहा था। जब से देश आजाद हुआ, हमारे देश में सिर्फ 9 एम्स थे, आज 28 रनिंग में काम कर रहे हैं। इतने ही ज्यादा जिनका काम चल रहा है जो बहुत जल्दी आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जो अपना खुद का विचार है कि मेडिकल कॉलेज हर जिला स्तर पे होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला स्तर पे होना चाहिए। तो ये सोच है। इसी तरह से आप और देखें कि आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे चल रहे हैं, कभी किसी ने सोचा था? आज हमारी आर्मी जहां बॉर्डर पे हमें जाने को, चाहे वो लेह लद्दाख ग्लेशियर का बॉर्डर हो या इधर ईस्ट में अरुणाचल का हो,
जहाँ चाइना का बिल्कुल लगता है, जो हमने बताया अभी सीला टॉप अरुणाचल से लगा हुआ है, हमें वहां जाने के लिए एक एक महीना लगता था, क्योंकि मैं दोनों ही बॉर्डर पे रहा हूँ। मैं तवांग में रहा हूँ और मैं इधर सेला टॉप इस पे भी रहा हूँ, ग्लेशियर में भी। मैं दोनों बॉर्डर पे रहा हूँ, दोनों की भौगोलिक रेखा हमने बहुत अच्छे और नजदीक से देखी है। यहाँ हमें जाने के लिए एक एक महीना लगता था, रास्ते में फंसे रहते थे, और कहीं अगर बर्फबारी हो गई तो पता चले कि वहाँ बीच में ही, जहाँ कोई खाने का रास्ता नहीं, पानी पीने का साधन नहीं, और पंदा पंदा एक जगह फंस जाते। मगर आज हमारी हर पोस्ट तक बेहतरीन रोडें बनी हैं, और हम जो सफर 1 महीने में करते थे आज वो 2 दिन में कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति है, तभी आज इतना कुछ हो रहा है जी। ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन एक चीज और है, अग्निवीर। अग्निवीर की भर्ती, इसको लेकर तमाम चर्चाएं थी, विपक्ष भी हंगामा खड़ा कर रहा है।